नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम आज जुड़ने वाले हैं जेपी जयप्रकाश नारायण साहब के साथ। जयप्रकाश नारायण वॉज एन IAS ऑफिसर और लोक सत्ता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हम इस्तकबाल करते हैं जयप्रकाश नारायण साहब का। जयप्रकाश नारायण साहब, आपका वेलकम। आप जैसी शख्सियत जिसको मैं समझता हूँ अपनी छोटी सी नॉलेज में कि हिंदुस्तान में लोग कहते हैं, जयप्रकाश नारायण साहब, लोग कहते हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जो अच्छे हुए हैं और उसमें से बीइंग इंडिया टू गेट Jayaprakash Narayan is a good thing which has happened to this nation. To start with, I would like to ask you, आपने कहीं कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन सिस्टम जो हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इलेक्शंस आर नॉट गिविंग राइट पीपल टू गवर्न दिस नेशन। इज इट राइट? बिल्कुल सही है ये बात? बिल्कुल सही है जी। हमारे लोकतंत्र में हम कई विक्ट्रीज को ला सके जी पिछले 65 ईयर्स में, लेकिन आज देख लीजिए जो लोग राजनीति में आना चाहिए जी, जो लोग देश के भलाई के लिए लीडरशिप दे सकते हैं जी, वो लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं और सारे मिडिल क्लास और नौजवान नफरत है राजनीति से जी। और जो लोग आ रहे हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक धंधा बन गया, राजनीति का एक धंधा बन गया जी। और बहुत पैसा खर्चा करना चुनाव में जी और 10 गुना कमाना, यही राजनीति हो रहा है जी। इसीलिए इसको बदलना, जल्द से जल्दी बदलना बहुत ज़रूरी है और मेरा पूरा ये विश्वास है कि ये बदलेगा। आपने ये भी कहा जयप्रकाश नारायण साहब कि पॉलिटिक्स का वो काम होना चाहिए था कि देश को सही राह दिखाए और सही मानों में देश की और देशवासियों की मदद करे। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया और राजनीति जब समस्या होता है इनका परिष्कार होना है, लेकिन अब जैसे कह रहे हैं हमारे लोकतंत्र में चुनाव और राजनीति यही समस्या बन गया। इसलिए अगर राजनीति को नहीं सुधारे तो हम हमारे नौजवान के लिए जो करना है वो नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 40s और 47 के बीच में ट्रांजिशन ब्रिटिशर्स के साथ जब हो रहा था, हिंदुस्तान के 534 प्रिंसली स्टेट्स थे। 15 महीनों में उनको यूनाइट किया गया। जैसा हिंदुस्तान में हुआ उन दिनों में जी कहीं भी किसी भी जमाने में नहीं हुआ। और जर्मनी को देख लीजिए, केवल 9 जर्मनी में 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे जी। इनको इकट्ठे होने के लिए बिस्मार्क और कई लोग ब्लड एंड आयरन से हजारों को बलिदान होना पड़ा। और इटली को देख लीजिए, 23 साल पढ़ा, केवल 9 प्रोविंस थे, एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज, एक ही स्किन कलर, एक ही कल्चर, एक ही लिटरेचर, सब एक है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी एक ही थी, सब एक है। हाँ। छोटी सी देश है इफ यू कंपेयर विद इंडिया। लेकिन 23 साल किंग लियोपोल्ड II, गारिबाल्डी, माज़नी और इतने महान लोगों, इनको बहुत मेहनत करना पड़ा जी। लेकिन हिंदुस्तान को देख लीजिए, अब जैसे कहा केवल 15 महीने में सरदार पटेल और हमारे नेशनल लीडरशिप जी, बिना वायलेंस, केवल हैदराबाद में पुलिस एक्शन का 5 लोग कुछ मरे, यहाँ केवल 5 लोग मरे। इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि इतना लैंग्वेज है। अभी भी हिंदुस्तान के बाहर जनता को नई जानकारी है कि जी इतना लैंग्वेज है भारत में। 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज हो गया है जी। सारे संसार में जैसे हिंदुस्तान में लीडरशिप था, मेरे ख्याल में कहीं भी जमाने में किसी भी मुल्क पर इतना लीडरशिप नहीं था। दिस इज व्हाट इंडिया कैन डू। लेकिन ये लीडरशिप अभी हम नहीं आने देते हैं हमारे राजनीति में। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर हमारा जो स्लोगन्स थे और हमारी जो पैशन था टू रिमूव द ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना, क्या वो ड्राइविंग फोर्स था जब हम यूनाइट हो गए? जब आज़ादी के लिए लड़ाई होता है, इतना धीमा है, इतना इंस्पिरेशन है, जरूर होता है जी। और भारत में भी ऐसा हुआ।
और अन्य देशों में ऐसा होता है जी। लेकिन कहीं भी जैसा भारत में हुआ, हाँ। इतना डाइवर्सिटी में इतना यूनिटी लाना जी। कहीं भी ये लोग नहीं कर सके। जी। दूसरा ये बात है कि अभी भी ये देश को बचाने के लिए, नौजवान को अच्छी फ्यूचर देने के लिए इन लोगों, those days the fantastic what they have done, we require that kind of work even today. हमारी आज की पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स में 3-4 किस्म के जो है इविल्स हैं जिसकी वजह से पॉलिटिक्स उभर नहीं सकती। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉलिटिक्स टुडे? अब देख लीजिए, पहले 20 साल 1947 से 67 तक जी। जो लोग हमारे आज़ाद की लड़ाई में शामिल हुए हैं, ये लोग हमारे लीडर्स थे। दे बिल्ट द नेशन, लेकिन 3 स्पेसिफिक कंडीशंस थे उन दिनों में जी। जब हम लोगों को लोकतंत्र आया जी। उनको हम नहीं सुधारे। हाँ। एक है कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप। नागरिक क्या है, नागरिक के माने ही हम नहीं समझ सके, नहीं समझ सके। अच्छा। और कोशिश भी नहीं किया क्योंकि आज़ादी अच्छी तरह आई और एक वंडरफुल कानून और संविधान आ गई और डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आ गई। हम लोग सोच रहे थे कि वी कैन डू वेरी वेल विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट दैम। अच्छा। और दूसरा यह है कि पूरा सेंट्रलाइजेशन, सारे संसार में इतना सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस कहीं भी नहीं है। चाइना में भी नहीं है, चीन भी नहीं है। जबकि हमारे पास बड़े बड़े स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज बड़े है, या सब दिल्ली में या राज्य सरकार में। राज्य सरकार also is new phenomena. Until 1980s, राज्य सरकार was not important. There was no true federalism. Only in the last 20-30 years we're seeing it. So everything is centralized. तीसरा यह है कि संविधान कहते हैं कि सब एक ही है, लेकिन असल में इतना अंतर है, there is asymmetry of power. अच्छा। और छोटी सी चीज के लिए भी, एक रेशन कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या FIR रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन में इतना मेहनत करना पड़ता है। आम आदमी को तो और ज्यादा करना पड़ता है। आम आदमी को सिफारिश चाहिए, नहीं तो रिश्वत चाहिए। ये तीनों को हम नहीं बदल पाए। इसलिए क्या हुआ, जो लोग हमारे राजनीति में शामिल हुए हैं पहले जनरेशन में, वो सब लोग दे ऑल गॉट एग्जॉस्टेड। मन में आया है कि भाई आजादी का लड़ाई एक इमोशनल लड़ाई था एक इंस्पिरेशनल लड़ाई था जी, लेकिन सर्विस था और देयर वाज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, लेकिन लॉट ऑफ ग्लोरी जी। लेकिन एक जनरेशन के बाद जी दे अंडरस्टूड दैट एक बार आप चुनाव में लड़ने के लिए जा रहे हैं जनता के सामने जी, और मत के लिए जा रहे हैं, और जनता ये चाहते हैं कि भाई कोई भी किसी भी काम नहीं कर रहे हैं, आप चुनाव के लिए हमारे पास आ रहे हैं, हाँ। अब फंस गए। अच्छा। नाउ यू डू दीज थिंग्स एंड स्मॉलेस्ट थिंग्स आल्सो। इतना भी मेहनत करें आप, यू कैन नॉट डू इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ थिंग्स। अगर जनता 100 चीज चाहते तो केवल 10 या 15 हो रहा है, इसीलिए पीपल में गुस्सा पैदा हुआ जी। ये 60s और 70s में भी शुरू हो गया। अच्छा, 1962 के बाद 67, 70 इस समय पर वो क्या हुआ, ऑल दिस वंडरफुल पीपल दे लेफ्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि इनका मन में ये पैदा हुआ भाई अगर हम ईमानदार से काम करना चाहें तो राजनीति में हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और ऑनेस्टी और राजनीति ये दोनों का बीच में अंतर होगा। आपने कहीं कहा कि पॉलिटिक्स इज नॉट ए प्लेस फॉर गुड पीपल। आपने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स में डायनास्टी, क्रिमिनलाइजेशन एंड गुंडाराज एंड मनी एंड लिकर, इसका क्या मतलब हुआ? आज़ादी की लड़ाई के समय पर सैक्रिफाइस कर सकते हैं जी, लेकिन डेमोक्रेटिक इंडिया में इतना सैक्रिफाइस करना ये बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। इसीलिए अनलेस यू आर करप्ट यू कैन नॉट सर्वाइव। द गुड पीपल लेफ्ट, हु आर द पीपल लेफ्ट बिहाइंड, द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पॉलिटिशियंस, अब जैसे कह रहे हैं डायनास्टी जी। और दूसरा है कि जो लोग राजनीति को एक धंधा बनाया, बिजनेस बनाया, हाँ। वही लोग राजनीति में आ गए हैं। हाँ। और इन टाइम 3 चीज आ गए जी। पहले पैसा देना, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है, हाँ। सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है जनता डज नॉट नो, and the politicians also are not really aware why it is so. No matter how hard you work, you're not getting the satisfaction of doing something. People are not happy. इसीलिए इन लोगों के को पोलिंग स्टेशन को लाने के लिए पैसा देना पड़ा।
लेकिन हर पार्टी और हर उम्मीदवार पैसा दे रहे हैं। अभी देख लीजिए सब बराबर हो गए, सब बराबर हो गए। दूसरा आ गया कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, फ्री बीस। बट व्हाट इज हैपनिंग इज द पब्लिक इज नॉट गेटिंग व्हाट दे शुड। ये गरीबी को अंत करने के लिए केवल एक ही मौका है, हाँ, यह है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। जयप्रकाश नारायण साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब से। आप कहाँ से किरण देखते हैं, कहाँ से आप देखते हैं कि इन पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से हिंदुस्तान में किस किस्म के लोग आने चाहिए? हर देश में, हर मुल्क में बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो है इट इज नॉट एनकरेजिंग गुड बिहेवियर, नॉट पनिशिंग बैड बिहेवियर। एक बार ग्लास्टन ने कहा, जो ब्रिटेन में लिबरल लीडर थे, द पर्पस ऑफ ए गवर्नमेंट इज टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू डू गुड एंड डिफिकल्ट टू डू इविल। सरकार की यही है पर्पस। जो लोग अच्छा करता है, भलाई के लिए काम करता है, इन लोगों को इंकरेज करना, रिवॉर्ड देना, और जो लोग देश को, द पीपल हु आर हार्मिंग द कंट्री, नुकसान पहुंच रहे हैं, पनिश करना। हमारे व्यवस्था में ये दोनों नहीं हो गया। हमारे देश में सारे लोग कहते हैं कि वैल्यूज नहीं हैं। वैल्यूज एक ग्लास में जैसा पानी है, वो वैल्यूज है। वैल्यूज यहाँ मुल्क में है, अभी भी है, और पिछले जमाने में है, और कल भी होगा। लेकिन आप ये सोच लीजिए ग्लास नहीं है। अगर एक ग्लास नहीं हो तो क्या होगा? ये पानी गिर जाएगा और वेपर बन जाएगा। कहीं हैं, लेकिन हमारे के लिए व्हेन यू वांट टू ड्रिंक वाटर बिकॉज यू आर थर्स्टी, ये पानी नहीं पहुंचेगा। वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जितना इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैल्यूज को बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए। हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज द पीपल आर बैड, इट्स बिकॉज पीपल आर डेस्परेट एंड पुअर एंड नथिंग इज हैपनिंग इन इलेक्शंस। इसलिए सोचो अच्छा भाई हम लेंगे जी और मत देंगे, एंड एवरीबडी इज गिविंग मनी, देयरफॉर दे टेक मनी फ्रॉम एवरीबडी एंड वोट फॉर समबडी। आपने ये भी कहा कि पैसे से जीत गारंटी नहीं हो सकती है, लेकिन पैसा ना हो तो हार गारंटी दी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हार की गारंटी होती है। आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए, बाई इलेक्शंस में अभी कई चुनाव क्षेत्रों में 50 से 60 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है हर कंस्टिट्यूएंसी में। आपने कहा कि सिटीजन शुड कम फॉरवर्ड और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, और अच्छी पॉलिटिक्स के लिए पैशन की जरूरत है। अच्छी पॉलिटिक्स के लिए आपको जो है पर्पस की जरूरत है, और अच्छी पॉलिटिक्स के लिए आपको पावर की जरूरत है। इसके क्या माने होते हैं? हमारे राजनीति में ऐसा एबिलिटी जो लोग में है वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इफ यू वांट टू ब्रिंग दोज पीपल इन एंड इफ यू वांट टू रियली मेक श्योर दैट द कंट्री इज सेफ, वी हैव टू चेंज द वे इलेक्शंस आर कंडक्टेड। अच्छा, रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन मियरली टेलिंग पीपल, भाषण देने से भाई ये पैसा नहीं चाहिए चुनाव में, ये क्रिमिनल्स नहीं आने चाहिए, ये सब कहने से नहीं होगा। वी हैव टू चेंज द इंसेंटिव्स। अगर हमारे चुनाव व्यवस्था ये फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शनल सिस्टम कहते हैं, एक वोट ज्यादा आने से हम जीतेंगे, एक वोट कम आने से हम हारेंगे। अगर हम इससे दूसरा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां एक पार्टी के लिए कितना वोट आते हैं सारे राज्य में, हर स्टेट में, अगर वही परसेंटेज सीट्स भी मिलते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में, then the incentives change, then the parties they will not depend on criminals and money bags. अच्छा, ईमानदार लोग राजनीति में आ सकते हैं और राजनीति में ईमानदार से जीत सकते हैं। अब ईमानदार से आप नहीं जीत सके तो हमारे राजनीति में और ये हमारे सरकार में ऑनेस्टी को हम नहीं ला सकते हैं। सुधार नहीं। इलेक्शन एक लॉटरी बन गया है। अच्छा, इलेक्शन एक लकी प्रक्रिया बन गया है। आपने कहा कि पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुरा कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियन बुरे नहीं है, हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी में और जो है प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटिशियन भी धंधा में फंस गया है, विशेष साइकिल में फंस गया है। अच्छा, इसीलिए ही इज ऑल्सो विक्टिम। कैसे इनको राजनीति में इनसे बाहर लाना है, एंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट गुड पॉलिटिक्स, ऐसा सोचना पड़ेगा। नहीं तो
पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जजेस को ब्लेम करते हैं, जजेस सबको ब्लेम करते हैं और मीडिया सबको ब्लेम करते हैं। इससे फायदा नहीं मिलेगा। वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि अगर आप इंसाफ चाहते तो अपने एडवर्सरी को पहले इंसाफ दीजिएगा। The best way, the quickest way of getting justice is rendering justice to your opponent. हमारे लोग अच्छे हैं लेकिन हमारे सिस्टम का ढांचा सही नहीं है। जयप्रकाश नारायण साहब, फिर एक वक्त हो चुका है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाजरीन, इस दिलचस्प डिस्कशन को मैं जारी रखूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर जयप्रकाश नारायण जी से। मिस्टर जयप्रकाश नारायण, why India has to be so much dependent only on political system and bureaucrats? क्या चीज हमें रोकती है इस सिस्टम को ब्रेक करके उसको आगे बढ़ाने के लिए? इतना पेसिमिज्म नहीं चाहिए। हर डेमोक्रेसी में, सारे संसार में ऐसा ही हो गया। ब्रिटेन या अमेरिका या जापान या कहीं भी ग्लोबल फिनोमेना, क्योंकि एक डेमोक्रेसी बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है ऑपरेट करना और सैकड़ों साल चाहिए रिफॉर्म्स के लिए और एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे ये समस्या है कि वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ हिस्ट्री वेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर वेरी रैपिड। पेस इज फास्ट। हाँ, इंडिया डज नॉट नो हैव टाइम, वक्त नहीं है हमारे पास। यही समस्या है। ब्रिटेन को, अमेरिका को, हर राज्यों को ये वक्त मिल गया। 2-3 centuries they had 17th 18th century। हाँ, ट्रांजिशन, they had a time। लेकिन अभी 20th और 21st सेंचुरी में इतना ज्यादा, चीन को देख लीजिए आप, सारे विश्व का इतिहास में किसी भी देश में इतना जल्द से जल्द 20 साल तक 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट कहीं भी किसी भी देश किसी भी सेंचुरी में कभी भी नहीं देखा। लेकिन अभी चाइना दिख रहा है। अच्छा, See, when the world is progressing so rapidly, ये मोबाइल फोन्स देख लीजिए, केवल 10 साल में सारे देश में अभी, यहाँ भारत से देश में भी अभी 80 करोड़ से ज्यादा लोग को मोबाइल फोन्स आ गया। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ गया। When rapid change is taking place, we don't have time. So the challenge is बहुत जल्द से जल्दी इसको एवोल्यूशन कैसा एक्सेलरेट करना। आप मुझे बताइए क्या 2-3 चीजें हैं जिससे ये पूरा सिस्टम चेंज होगा और हमें सही ट्रैक पे सही गियर डालकर आगे बढ़ने में? एक है राजनीति में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाइए और एट द ग्रास रूट्स लेवल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कंप्लीट पावर टू द पीपल एट द लोकल लेवल, ये दोनों कर लीजिए। दूसरा है corruption. You create institutions where there's a guarantee that no matter how big you are, you will be behind bars, your properties will be confiscated, and you cannot influence the police or the crime investigation. आपने कहा कि ब्रिटेन में किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी सेनेटर ने छोटी सी सिफारिश की थी या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी तो गवर्नमेंट गिर गई थी। आपको उस बैरोमीटर में इंडियन आज के हिंदुस्तान में हमारी क्या पोजीशन है? 1924 में आप जो कह रहे हैं, एक कैम्पबेल अफेयर था ब्रिटेन में। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कैबिनेट इंटरफियर किया और गवर्नमेंट राम से मैकडोनाल्ड गवर्नमेंट गिर गया और इलेक्शंस वर हेल्ड, पार्लियामेंट इलेक्शंस। लेकिन अभी हिंदुस्तान में अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑनेस्टली एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने चाहते तो अगर दोज इन हाई ऑफिस, अगर इफ दे आर करप्ट, इफ दे आर फाउंड गिल्टी, if they really go after them, तब गवर्नमेंट गिर जाएगा अभी। If you do the right thing in India, the governments will fall. We created a system where politics और crime investigation दोनों हम सब मिलजुल कर हो गया। अलग करना चाहिए अभी। लेकिन देश में अभी एक अवेयरनेस पैदा हुआ है और जनता चाहते हैं कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन CBI और ACB या CBCID इनको राजनीति से और एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करना है। आप नहीं समझते कि जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स को आने में कितना टाइम लगेगा? तो मेरा कैंपेन व्हीकल, लोक सत्ता कैंपेन व्हीकल पहले अन्ना जी ने यूज किया है। अच्छा, फर्स्ट इन महाराष्ट्र में जब चुनाव होता था, सारे राज्य में दौरा करके जनता में अवेयरनेस लाने के लिए एक प्रयत्न किया और यहाँ से हम लोग उनको कैंपेन व्हीकल भेजा जी। लेकिन एक गुस्से से काम नहीं चलेगा जी। ये हमारे मुल्क है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, सब एक है। हाँ, ये लोग राजनीति में जो लोग हैं ये हमारे दुश्मन नहीं हैं जी। अभी जो हो रहा है देश में भ्रष्टाचार के व्यतिरेक के आंदोलन, ऐसा चल रहा है कि भाई राजनीति लोग अन्य लोग हैं, हम लोग अन्य है, ये दोनों के बीच में एक लड़ाई हो रहा है। एक्चुअली आपने कहा कि पार्लियामेंट वो जगह नहीं है जहाँ पे पूरा प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम कुछ और है। द क्राइसिस इज बिगर देन व्हाट वी सी, और पार्लियामेंट में सिर्फ हम उसकी जो है एक इंडिकेशन मिलता है। अगले 5 से 10 साल में जी राजनीति में जो सुधार चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और इलेक्टोरल सिस्टम का बदलाव। दूसरा एक करप्शन के लिए आएगा करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सिटीजन चार्टर्स जैसे मैकेनिज्म आ चुका है, जिससे अभी एक बिल है लोकसत्ता ही पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसत्ता से रिक्वेस्टेड अस टू रीड्राफ्ट बन के इनको दीजिए। मैं जरूर कह सकता हूं कि आएगा अगले पार्लियामेंट सेशन में या 2013। चारवीं यह है कि जुडिशल रिफॉर्म चाहिए, और दूसरा यह है कि अच्छी तरह लोग जुडिशरी में जाने के लिए एक इंडियन जुडिशल सर्विस जैसा IAS IPS हैं ऐसा सर्विस लाना दोनों चाहिए। इसलिए लोकसत्ता 3 महत्वपूर्ण जजेस से, जस्टिस VR कृष्णायर, जस्टिस वेंकटाचलैया और जस्टिस JS वर्मा, ये तीनों दीज आर द 3 ग्रेटेस्ट जजेस ऑफ इंडिया हु आर अलाइव टुडे। और तीनों जज लोकसत्ता के विनती पर इकट्ठे होके एक मॉडल दिए, और ये मॉडल को हम दोज इन रूलिंग पार्टी और अपोजिशन वी एक्सप्लेन टू देम, नाउ द प्रोसेस इज अंडर वे। मैं ये भी जरूर कह सकता हूं कि एक नेशनल जुडिशल कमीशन और इंडियन जुडिशल सर्विस भी आएगा। हमारे गांवों में अभी बहुत बड़ा क्राइसिस है एग्रीकल्चर में, और इनकम आप देख लीजिए गांवों और शहरों के इनकम पर 1 to 10 10% वहाँ है। ₹1 कमाता तो 10 रुपए है, और वहाँ अभी भी 60 से 65% है जनता, 70% तक हमारी पॉपुलेशन वही रहती है। हाँ, अभी रूरल एरिया है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लिबरलाइजेशन नहीं आया, अभी भी कंट्रोल राज चल रहे हैं, रिश्वतबाजी चल रहे हैं, ये सबको बदलना है। ये भी अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया। और एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसा हमने पहले चर्चा किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल्स एंड जॉब क्रिएशन, इफ वी फोकस ऑन दीज, द गवर्नमेंट डज दैट, एल्सवेयर द पीपल आर डूइंग वेल। इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। somehow they are negating that fact that he is equal to you. हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का हक देता है। हम कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड शुड बी ऑनर्ड एंड इट शुड ऑलवेज। आपने ये भी कहा कि जहाँ पे लॉलेसनेस होती है, दिस इज बिगेस्ट फॉर्म ऑफ लॉलेसनेस, कि यू आर नॉट ट्रीटिंग पीपल एज इक्वल्स, दिस इज वेरी डेंजरस। वॉरेन बफेट ने कहा कि एक्सीडेंट द वूम्ब, मैं यहाँ कहाँ पैदा हुआ, कौन में मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, ये केवल खुदा के एक्सीडेंट है, ऊपर नेचुरल। किसी भी जात में, किसी भी धर्म में, ईसाई या इस्लाम या हिंदू, अपर कास्ट या लोअर कास्ट, अगर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं मिले तो, अगर जैसा खुदा हम सब लोगों के लिए एबिलिटी दिए हैं, ये खुदा की गिफ्ट है। आप मुझे बताइए, ये सारे इविल्स के लिए सारे मिसमैचेस हैं, दिस आर ऑल मिसमैचेस। वन सिंगल रिस्पॉन्सिबल थिंग वो हमारे देश में, जिसकी वजह से ये सारा जो है जो इविल का जो चक्कर है वो चल रहा है और हम रोक नहीं पाते। हमारे देश में बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिली वैल्यूज़ है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स कंसर्न्स, ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये सब है। लेकिन हमारे सोसाइटी में 3 कमियां हैं, यही प्राइमरी डिफिकल्टीज जी। एक है, हमने जैसे कहा है, इक्वालिटी, बर्थ से अनइक्वल समझते हैं हम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रस्ट, हम लोग एक फैमिली में बहुत ट्रस्ट है, एक कास्ट में बहुत ट्रस्ट है, लेकिन अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस फैमिलीज, अक्रॉस रीजन्स, एज अ नेशन, एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम लोग इफ वी अंडरस्टैंड दिस एंड चेंज इंस्टीट्यूशंस, देन एवरीथिंग विल फाइन। आई एम कॉन्फिडेंट अगले 10 साल में हमारे नौजवान और हमारे मीडिया, हमारे मिडिल क्लास जरूर ये देश को सुधार बेहतर बनाएंगे, पॉलिटिक्स अच्छी होगी। नाजरीन, इस डिस्कशन को जयप्रकाश नारायण साहब के साथ ये एपिसोड हम यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जयप्रकाश नारायण साहब, आप हमारे साथ और एक एपिसोड करेंगे। नाजरीन, इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं फिर एक बार जयप्रकाश नारायण साहब के साथ अगले हफ्ते आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।